हाय एवरीवन। सो आज हम जो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी तक हम लोगों को बेटा समझने में और हमने ये सारी की सारी जितना भी स्टडीज़ करी है हमें प्रिडोमिनेटली समझ आया है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव प्रोसेस का इंजेशन के प्रोसेस को स्टडी किया। उसके साथ साथ हमने गट हिस्टोलॉजी को स्टडी किया और पूरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की डिटेल को स्टडी किया। इसके साथ साथ अलग अलग ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइनल जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया और अब उनके अंदर होने वाला जो मेन प्रोसेस है डाइजेशन उसको हम स्टडी करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग डाइजेशन जो है वो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में देखी जा सकती है दो फॉर्म में, एक आपके पास इंट्रा सेल्यूलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन मतलब इंट्रा सेल्यूलर यानी सेल के अंदर होगा, अगर सेल के अंदर होगा तो बेसिकली विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा तो सेल्स आपस में मिलकर एक पाउच एक कैविटी बना रहे हैं, उस कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होगा उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। आउटसाइड द साइटोप्लाज्म इनसाइड अ पर्टिकुलर कैविटी, इसको कहेंगे आउटसाइड द साइटोप्लाज्म इनसाइड अ पर्टिकुलर कैविटी। एंड इस कैविटी को बेटा आप नाम दे सकते हो डाइजेस्टिव चेंबर। अब ये डाइजेस्टिव चेंबर की क्या प्रेजेंस हम लोगों को एनिमल किंगडम में मिलती है बहुत अच्छे से। एनिमल किंगडम में डाइजेस्टिव कैविटी की प्रेजेंस इनफैक्ट आपको मिलना शुरू हो गया व्हेन यू स्टडीड दी सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा अगर हम स्टडी करते हैं तो उनके अंदर एक वर्ड बोला जाता है सिलेंटेरॉन। सिलेंटेरॉन यानी डाइजेस्टिव कैविटी। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर पढ़ते हैं कि ह्यूमन डाइजेशन को आप किस किस तरीके से करेंगे। फिर वर्ड आता है डाइजेशन। देखो हमें डाइजेशन को स्टडी करना है तो डाइजेशन के वर्ड का असली मतलब हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए डाइजेशन क्या है, अगर आप कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट को एक पॉलीमेरिक फॉर्म से एक मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको एब्जॉर्ब कर सको विद इन द ह्यूमन ब्लड। तो बेटा अगर उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम टर्म करते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ पॉलीमेरिक फॉर्म into a simpler form so that it can be absorbed. This process is termed as digestion. Digestion किस तरीके से होगा, हमने प्रीडोमिनेटली डाइजेशन को दो सेगमेंट्स में बांट दिया, केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। आप एक चपाती कंज्यूम करते हैं, एक रोटी खाते हैं, रोटी को अगर आप पूरा का पूरा तो ऐसे निकल नहीं जाते, आप रोटी के अलग अलग बाइट्स को बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं। अगर आप रोटी की अलग अलग चपाती की बाइट्स यानी टुकड़े अगर क्रिएट कर रहे हैं तो व्हाई आर यू डूइंग दैट? इसका मतलब आप बड़े कंपोनेंट को फिजिकली ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हम रोटी को माउथ में लेके जाते हैं और उसको और च्यू करते हैं। दैट मीन्स उसको और फाइनर पार्टिकल्स में हम ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाई? देखिए बेटा केमिकली पॉलीमर को मोनोमर में प्रोसेस केमिकल प्रोसेस से ही कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमें मालूम लगता है कि अगर कोई प्रोसेस केमिकल है तो वहां पे एंजाइम्स काम करेंगे, और एंजाइम्स को काम करने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए यानी सबस्ट्रेट एंजाइम को आपस में क्या करना है, एक दूसरे के लिए एक्सपोज होना है। तो जब मैं किसी चीज को कॉम्प्लेक्स फिजिकल फॉर्म, याद रखना वर्ड में फिजिकल बोल रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल फॉर्म से एक स्मॉलर फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता हूं, टुकड़े स्मॉलर फिजिकल फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता हूं, तो एंजाइमेटिक एक्शन जो होता है वो अपना इंक्रीज हो जाता है। एंजाइमेटिक एक्शन इंक्रीज होता है यानी एंजाइम की एक्ट करने की टेंडेंसी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी बड़ी रोटी आप लीजिए, बड़ी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और उसके बाद अगर आप अच्छे से च्यू करते हैं तो जो छोटे छोटे रोटी के पार्टिकल्स है उसके अंदर केमिकल वही है जो एक बड़ी रोटी में था, लेकिन अब उस केमिकल पे उस सबस्ट्रेट पे एक एंजाइम ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए मैकेनिकल डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर मैकेनिकल डाइजेशन जो डाइजेशन होता है वो केमिकल होता है। केमिकल डाइजेशन में हम क्या काम करते हैं, केमिकल पॉलीमर को एक केमिकल मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। बेटा मैकेनिकल डाइजेशन क्या माउथ में होता है, बकल कैविटी में होता है? डेफिनेटली यस। क्या वो स्टमक में होगा? यस। और क्या वो इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा? डेफिनेटली यस। तो हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन विद इन ह्यूमन बॉडी तीन साइड्स चलती हैं, वन इज आपके पास बकल कैविटी, दूसरा स्टमक और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। केमिकल मेथड के लिए क्या बकल कैविटी में ही केमिकल डाइजेशन शुरू करी जा सकती है? डेफिनेटली यस। कैसे, अभी हम देखेंगे। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में यस। क्या उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों में? डेफिनेटली यस। तो लेट्स स्टार्ट। ओरल कैविटी के अंदर हमें मालूम है बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास तीन होते हैं,
टंग के जो नीचे होता है उसको सबलिंगुअल कहेंगे, ईयर्स के पास पैरोटिड हम करेंगे, और तीसरा जो जॉस के पास होता है उसको कहेंगे सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। दोनों में से आप कोई भी नाम दीजिए, दोनों सही आंसर है। दैट मीन्स 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है। इन सलाइवरी ग्लैंड्स ने जो चीज बनाना है वो है हमारा सलाइवा। सलाइवा की कॉम्पोजिशन पढ़ते वक्त हमें रियलाइज होता है 99.5% वाटर है, और इसके अंदर डिसॉल्व आपके पास ये सब चीजें हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास बहुत ही सारे मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक एंजाइम है लाइसोजाइम। थर्ड है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम टर्म करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। फंक्शन क्या है थोड़ी देर में देखेंगे। इसके साथ साथ हमें म्यूकस मिलता है, और वाटर तो हमने स्टडी कर लिया है जो 99.95 जो आपके पास 99.5% कॉम्पोजिशन। हमें मालूम लगता है कि माउथ के अंदर जब आप पीएच को ऑब्जर्व करते हो, कितने पीएच के साथ साथ सलाइवरी सिक्रीशंस आती हैं, यहां पर होता है आपके पास 6.8 पीएच। ठीक है, बकल कैविटी में जब आप इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन के बाद जब आप खाने को च्यू करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में जो टीथ होते हैं वो कट करेंगे, बाइट करेंगे, पियर्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे, यानी एक बड़े फूड मटेरियल को छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। इसके साथ साथ आपका टंग इन फाइनर पार्टिकल्स को क्या काम करेगा, सलाइवा के साथ मिक्स करेगा। अगर विद द हेल्प ऑफ टंग आप इन फाइनर पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ मिक्स करते हो, और अब आपके पास जब सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो जाता है तो आपके पास इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बॉल लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इस चीज को हम टर्म करते हैं बोलस। बोलस का मतलब क्या है, बोलस इज द एग्रीगेटेड फूड मटेरियल मिक्स्ड विद द सलाइवा। आपने खाना खाया, उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया, तो जो आपको अब एक पेस्ट लाइक मटेरियल अपने माउथ में मिलता है, जो खाना और सलाइवा आपस में ग्राइंड होने के बाद मिक्स हो चुका है, इस चीज को हम टर्म करते हैं बोलस। अब बोलस के पास आप देखिए, बोलस सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है। अब बोलस में सलाइवा था यानी वाटर था, अब सलाइवा की प्रेजेंस से बोलस लिक्विफाई हो गया, लिक्विफाई टाइप हो गया। दैट मींस क्या उसको स्वालो करना आसान है? बिल्कुल। हमें एक और चीज मालूम लगती है बेटा, सलाइवा में होता है म्यूकस। क्या म्यूकस स्लिपरी होता है? यस। तो अगर आप किसी फूड मटेरियल को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं तो उसका इन अंदर स्वेलिंग करना, स्वॉलोइंग करना वो बहुत आसान हो जाता है। तो बोलस हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी चीज को स्वॉलो इजीली कर सकें। तो जो स्वॉलो करने के प्रोसेस है उसको कहते हैं डेग्लूटिशन। तो बोलस जो ल्यूब्रिकेटेड है बिकॉज ऑफ म्यूकस, उसको हम आराम से स्वॉलो कर लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि बोलस का पीएच कैसा होता है, बोलस इज एसिडिक इन नेचर। बोलस का अगर आप पीएच कोई पूछते हैं तो उसको हम एसिडिक टर्म करेंगे। हम यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने समझा बकल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड द टंग हुआ, इससे सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। तो अब सलाइवा में इंपॉर्टेंट वर्ड पे वापस आते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। बेटा ये एक एंजाइम है, तो सलाइवरी अमाइलेज ने अपना एंजाइम है, तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट तो करना है। तो वो किस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है? जब आप खाने में स्टार्च को कंज्यूम करते हो, बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करोगे, तो इस कार्बोहाइड्रेट्स पे सलाइवरी अमाइलेज फंक्शन करेगा और स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज के अंदर। हमें मालूम है बकल कैविटी में पीएच 6.8 है, तो जो सलाइवरी अमाइलेज है जिसको हम टाइलिन कहते हैं, ये सलाइवरी अमाइलेज अपने आप में एक केमिकल रूप में, केमिकली अगर इसको कैरेक्टराइज करो तो उसको मैं अल्फा अमाइलेज बोलता हूं। अमाइलेज देखिए, सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज का जो कॉमन नेम होता है उसको हम कहते हैं टायलिन। और केमिकली क्या है, ये अल्फा अमाइलेज है। केमिकली तो अल्फा अमाइलेज है। क्या आपके पास अमाइलेजेस और भी अलग टाइप के मिलते हैं? बिल्कुल। हम देखते हैं बीटा अमाइलेज भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी बीटा अमाइलेज नहीं बना रही है। यहां पर बक्कल कैविटी में जो अमाइलेज बन रहा है वो अल्फा अमाइलेज है। तो ये क्या काम करेगा, स्टार्च को एट दिस पीएच किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। तो हमने बक्कल कैविटी में मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन दोनों को देख लिया। बक्कल कैविटी के बाद खाना जाएगा इसोफेगस में ताकि इसको स्टमक में भेजा जा सके। हमें याद होना चाहिए इसोफेगस कोई भी सिक्रीशन नहीं करता है। इसोफेगस सिर्फ ऊपर वाले खाने को टुवर्ड स्टमक पुश करता है। तो इसोफेगस से होता हुआ खाना पहुंचेगा स्टमक। जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर को पढ़ा, अब हमें देखना है कि स्टमक में ग्लैंड्स तो होंगे जो सिक्रीशन करेंगे, वो ग्लैंड्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के ग्लैंड्स है, उसमें कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व है, कौन सा सेल कैसे टाइप की सिक्रीशन करता है और कौन सी सिक्रीशन क्या फंक्शन करती है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पूरा का पूरा टेबल है। लेट्स सी इट वन बाय वन।
स्टमक की वॉल में सबसे पहले हमें देखने के लिए एक सेल मिलता है, उसको कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स का बेटा घर का नाम होता है पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl, द एसिड इन द स्टमक। अगर स्टमक के अंदर HCl सिक्रिएट हो रहा है तो वो कौन रिलीज कर रहे हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स। इसके साथ साथ ऑक्जेंटिक सेल्स एक और मटेरियल बनाते हैं, इस मटेरियल को कहते हैं कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब HCl का काम क्या है? HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन को। स्टमक में जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन प्रिडोमिनेटली प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए आपको प्रोटीन डाइजेस्टिंग हार्मोन एंजाइम बनाना है, तो वो एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। एंजाइम कौन सा है? रेनिन। आपको मालूम होना चाहिए और याद भी करना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी में अगर कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनेगा तो ओरिजिनली वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर आपके पास जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, पेप्सिनोजन, आपके पास प्रोरेनिन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म्स है, तो इनको एक्टिवेट करना है। इनको एक्टिवेट करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है HCl। हम कहते हैं पेप्सिनोजन converts into pepsin under the influence of HCl. Similarly, prorenin converts into renin under the influence of HCl. तो HCl ने क्या करना है? पेप्सिनोजन और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करना है। ऑल्सो आप खाना खा रहे हैं तो देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी कि खाने के साथ साथ खाने के अंदर आपके पास बैक्टीरिया मिले, ऐसी चीजें आए जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकती है। तो जैसे ही ये सब चीजें स्टमक में पहुंचती है तो स्टमक में बनने वाला HCl, क्योंकि बहुत ही एसिडिक नेचर का, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मेक्स द pH ऑफ द स्टमक 1.8। आप ध्यान रखिए, pH स्टमक का 1.8, और ऐसे pH में जितने भी बैक्टीरिया खाने के साथ आते हैं, मोस्ट ऑफ देम डाई। दैट मीन्स इट किल्स द इनकमिंग बैक्टीरिया। अब एक और चीज हमें मालूम लगी, ऑक्जेंटिक जो सेल्स थे, इन्होंने एक आपके पास मटेरियल बनाया, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। बेटा इस चीज की सिक्रीशन हमें अलाउ करती है कि हमारे खाने में जो विटामिन B12 और आयरन है उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें। खाने से मिलने वाला आयरन और विटामिन B12 कासल इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सिंपल। नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स हमारे पास एक स्पेशल सेल्स हैं जिनका दूसरा नाम होता है म्यूकस नेक सेल्स। अब आप इस बात को अच्छे से समझिए, स्टमक है एक ऑर्गन है, और अगर आपकी ह्यूमन बॉडी की इवन स्किन की बात करें, स्किन पे भी बेटा अगर एसिड गिरता है तो जलता बहुत खतरनाक है, आपका स्किन पूरा का पूरा खराब हो सकता है, आपको एक ग्रेव, एक स्ट्रॉन्ग इंजरी हो सकती है। तो अगर बॉडी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग 1.8 pH का अगर एसिड बन रहा है तो क्या आपकी बॉडी को नुकसान होगा? बिल्कुल हो सकता था। तो हमें बॉडी को नुकसान होने से बचाने के लिए स्टमक की इनर लाइनिंग पे एक कवरिंग बनानी है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे स्टमक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इस तरीके से हमें स्टमक का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्टमक के अंदर यहाँ पे आपको HCl मिलेगा। HCl आपके पास बहुत ही खतरनाक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HCl का इफेक्ट स्टमक की वॉल को खराब ना कर दे, HCl स्टमक की वॉल को खराब ना कर दे, तो हम क्या करेंगे, स्टमक की वॉल को इस तरीके से कवर करेंगे एक लेयर से। और जो ये लेयर किस चीज की होगी बेटा? लेयर होगी म्यूकस की। ये म्यूकस की लेयर थिक लेयर होती है। कौन करता है म्यूकस को? गॉबलेट सेल्स। और ये म्यूकस का लेयर क्या काम करेगा? HCl की एक्टिविटी को, इस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने से बचाएगा। तो ये जो आपके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं, स्टमक की वॉल का एक पार्ट, ये रिलीज करते हैं म्यूकस, और म्यूकस क्या करेगा? हेल्प्स टू सेव द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। सिंपल। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, उन सेल्स का नाम है पेप्टिक सेल्स। वर्ड ध्यान से पढ़िए बेटा, पेप्टिक सेल्स। तो पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन बनाएंगे। पेप दोनों में वर्ड आ रहा है, पेप्टिक, पेप्सिनोजन, पेप्टिक, राइट। तो पेप्टिक सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है चीफ सेल्स, राइट। एक और नाम दिया जाता है जाइमोजेनिक सेल्स। ये क्या काम करेंगे? बॉडी के अंदर सिक्रीशन बनाएंगे, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। याद कीजिए, हमने समझा था पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक ऐसे इनएक्टिवेटेड प्रो एंजाइम्स हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रिलीज हुए हैं, और इनका काम क्या था? प्रोटीन की डाइजेशन। तो हमें पता लग गया ये क्या करेगा? प्रोटीन की डाइजेशन करेगा।
ये जो प्रोरेनिन नाम का एंजाइम है बेटा, ये स्पेसिफिकली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? केजिन। इस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम प्रोरेनिन का होता है। पेप्सिनोजन जो आपके पास है, ये जब भी पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो क्या काम करता है? बॉडी में आने वाला सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। बट प्रोरेनिन जब एक्टिवेट होगा रेनिन के फॉर्म के अंदर, तो ये स्पेसिफिकली मिल्क प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बेटा याद रखना है कि रेनिन यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे डबल एन है। जब आप सिलेबस में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे रेनिन में सिंगल एन होता है, और यहाँ पे प्रोरेनिन इस एंजाइम के अंदर जो आपके पास नाम है वो डबल एन है। हमें समझ आया कि अभी तक हमने पढ़ा ऑक्जेंटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स और पेप्टिक सेल्स। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारे पास एक और सेल मिलते हैं, आर्जेंटेफिन सेल्स, इनसाइड द वॉल ऑफ द स्टमक। आर्जेंटेफिन सेल्स 3 सिक्रीशन बनाएंगे, सोमैटोस्टैटिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। तो हम स्टडी करते हैं। सोमैटोस्टैटिन जो सिक्रीशन है, टेक्निकली इट इज अ हार्मोन, एंड ये हार्मोन का काम क्या है? इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर स्टमक की वॉल से आर्जेंटेफिन सेल्स ने बनाया है सोमैटोस्टैटिन, तो जो स्टमक की या पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, हार्मोन जैसे गैस्ट्रिन, जैसे सिक्रीटिन, जैसे कोलेकोसिस्टोकाइनिन, ये अलग अलग हार्मोन्स पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह से निकलते हैं। तो इनकी सिक्रीशन बढ़े नहीं, इनफैक्ट कम हो जाए, तो ये काम किसका है? सोमैटोस्टैटिन का। दूसरा सिक्रीशन फ्रॉम आर्जेंटेफिन सेल्स, इन आर्जेंटेफिन सेल्स का दूसरा सिक्रीशन है सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन क्या काम करेगा? सीरोटोनिन बेटा अपने आप में एक वसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब, इस वर्ड का मतलब हम समझते हैं। अगर आपके पास लाइफ में वर्ड कभी भी वसो आए, वसो बेसिकली वर्ड यूज होता है वस्कुलर, और अगर बेटा आपके पास कभी वर्ड वस्कुलर आए, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लड वेसल्स इन दी बॉडी। तो मैं अगर आपको कहता हूं कि हमारी बॉडी में एक ब्लड वेसल कैपिलरी कुछ इस तरीके से है, तो इस कैपिलरी के ऊपर एक्ट कर रहा है वसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वसोकॉन्स्ट्रिक्टर काम कर रहा है, तो कैपिलरी का जो ल्यूमन होगा वो पतला हो जाएगा। कैपिलरी का साइज बड़ा था, अब वो और छोटा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। तो ये जो सीरोटोनिन है, ये क्या काम करता है? सीरोटोनिन जो होता है वसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और ये जो हिस्टामिन है, ये क्या काम करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। दैट मीन्स आर्जेंटेफिन सेल्स अगर बनाएगा सोमैटोस्टैटिन, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में जो भी आपके पास, नॉट जस्ट गैस्ट्रिक बट पूरी एलिमेंट्री कैनाल की सिक्रीशंस में जो हार्मोन्स हैं उनके को सप्रेस करेगा। और हिस्टामिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये जितने पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, इनकी सिक्रीशंस को प्रमोट करेगा। लास्ट में एक और एंडोक्राइन सेल मिलता है हमें स्टमक की वॉल में, जिनको हम जी सेल्स बोलते हैं। जी से नाम बनता है गैस्ट्रिन, एक हार्मोन बनाता है गैस्ट्रिन हार्मोन, और इनका काम क्या? स्टमक में डाइजेशन करना है। डाइजेशन आप केमिकली कर सकते हैं एज वेल एज मैकेनिकली भी कर सकते हैं। तो अगर केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन करना है, तो स्टमक की वॉल को कॉन्टिन्यूसली क्या करना है? इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस करना है कि स्टमक के कंटेंट्स आपस में एंजाइम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑल्सो अच्छे से मिक्स होने के साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़े। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करेगा? स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी स्टमक में होती हुई पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाएगा। ये काम किसका है? गैस्ट्रिन हार्मोन को। और गैस्ट्रिन हार्मोन एग्जैक्टली कौन बना रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन इज मेड बाय जी सेल्स। जी सेल्स एक स्टमक की मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, स्टमक की वॉल का पार्ट होते हैं। स्टमक में अभी तक तो हमने ये समझा कि ये अलग अलग सेल्स ने क्या काम किया, अलग अलग सेल्स ने बेटा इस तरीके से अपने अपने फंक्शंस दिखाए, ये केमिकली डाइजेशन करते हैं। इसके साथ साथ अब स्टमक में अगर मैकेनिकल डाइजेशन हो रही हो तो क्या होता है? स्टमक के मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि स्टमक की वॉल पेरिस्टाल्सिस करती है। याद रखिए, स्टमक की वॉल में पेरिस्टाल्सिस करने के लिए क्या मस्कुलरिस है? यस। और मस्कुलरिस में कितनी लेयर्स हैं? 3, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर। तो ये इतनी जोर से पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है कि स्टमक के कंटेंट्स आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं, यानी स्टमक में प्रोसेस होता है चर्निंग का। जैसे इस तरीके से सब कुछ पकड़ के हमने घुमा दिया, तो इससे कंटेंट्स ऑफ द स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अब मैकेनिकल डाइजेशन तो हो गया और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हुआ। केमिकल डाइजेशन के लिए हमने जस्ट स्टडी किया कि स्टमक कौन कौन से केमिकल को डाइजेस्ट कर सकता है।
स्टमक से निकलते हुए एंजाइम्स प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं, यानी प्रोटीन्स को तोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ वो लिपिड्स को भी तोड़ सकते हैं और इसके साथ साथ वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ सकते हैं। लाइटिक का मतलब बेटा हमें मालूम है, एनीथिंग इज लाइटिक दैट मींस इट इज ब्रेकिंग डाउन समथिंग। तो स्टमक के जो कंटेंट्स हैं, यानी स्टमक की जो चीजें हैं, स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं, ऐसी सिक्रीशन बना रहे हैं जो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट डाइजेशन है दैट इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डाइजेशन, यानी प्रोटीन्स को केमिकली पॉलीमेरिक फॉर्म से हमें मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो लेट्स स्टडी। सी बेटा, प्रोटीन जो है, प्रोटीन अपने आप में एक पॉलीमर है। अगर वो पॉलीमर है तो वो अलग अलग छोटे छोटे मोनोमर्स की केमिकल सिंथेसिस से बना है, यानी छोटे छोटे जो सब यूनिट्स मोनोमर्स हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम क्या टर्म करते हैं, प्रोटीन। तो ये मोनोमर्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली अमाइनो एसिड्स। तो अलग अलग अमाइनो एसिड इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट को एक अमाइनो एसिड मान लिया, तो 1 2 3 मल्टीपल अमाइनो एसिड इस तरीके से एक लॉन्ग चेन में ज्वाइन हो जाते हैं और फाइनली हमें एक प्रोटीन बना के देते हैं। आप चाहे वर्ड अभी के लिए बोलिए प्रोटीन, चाहे वर्ड बोलिए पॉलीपेप्टाइड, फॉर द सेक ऑफ डाइजेशन हम दोनों को एक मान के चलेंगे। पॉलीपेप्टाइड बोलिए, प्रोटीन, एक ही मतलब हुआ। हम वर्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए मोनोमर्स का नाम है अमाइनो एसिड। अब ये बेटा अमाइनो एसिड आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ना चाहता है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो अमाइनो एसिड जुड़ के मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो अब यहां देखिए, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक लंबी चेन में खूब सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स कहेंगे, तो खूब सारे मल्टीपल के लिए वर्ड क्या होता है, पॉली। अगर आप कभी भी वर्ड देखें मल्टीपल, तो मल्टीपल के लिए वर्ड हम यूज करते हैं पॉली। तो अगर अमाइनो एसिड्स बहुत सारे हैं तो मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो इसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, जो आप यहां पे वर्ड देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। तो टेक्निकली प्रोटीन अपने आप में एक पॉलीपेप्टाइड होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंडिविजुअल मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। क्लियर। जब हम डाइजेस्टिव प्रोसेस देखते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा पार्ट है जो पॉलीपेप्टाइड है, इस तरीके से एक बहुत लंबी चेन है, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड अगर बेटा बहुत लंबी चेन है, तो अब जब मैं इसको केमिकल डाइजेशन करूंगा तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मैं जब इसके ऊपर एक केमिकल से रिएक्ट कराऊंगा तो कुछ एक छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के कुछ फ्रेगमेंट्स, अकेला अमाइनो एसिड नहीं बट ग्रुप ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट साइजेस। यानी पॉलीपेप्टाइड की जब चेन के ऊपर एंजाइम्स काम करेंगे तो उनको ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स में बांट दिया जाएगा। उन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम पेप्टोन बोल सकते हैं, प्रोटियोज बोल सकते हैं, पेप्टोज बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। समझ लीजिए 10 अमाइनो एसिड इकट्ठे हो गए, एक तरफ 20 अमाइनो एसिड इकट्ठे हो गए। इस जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने जस्ट देखा कि इतना बड़ा प्रोटीन था, इसको हमने जब नीचे तोड़ दिया बाय द एंजाइमेटिक एक्शन तो ये छोटे छोटे फॉर्म्स के अंदर बट गया, यानी ये छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। इन ग्रुप्स को बेटा हम एग्जैक्टली नाम दे सकते हैं पेप्टोन, प्रोटियोजेस, पेप्टोजेस। ये इनके साइज के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जा सकता है। तो स्टमक में अब ये प्रोसेस प्रोटियोलाइसिस का होता कैसे है, बहुत सिंपल। स्टमक में मिलने वाले आपके पास जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बन रहे थे तो उनको HCl की प्रेजेंस में अराउंड 2 pH, एग्जैक्ट pH बोले तो NCERT के अकॉर्डिंग 1.8, इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पेप्सिनोजन का एक्टिवेटेड फॉर्म है पेप्सिन और प्रोरेनिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है रेनिन। इनको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटीन को उसके छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड में तोड़ेंगे। इन ग्रुप्स को हम प्रोटियोजेस भी कह सकते हैं और पेप्टोन्स भी कह सकते हैं। ये जो आप रिएक्शंस देख रहे हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टमक के अंदर अभी तक आप प्रोटीन के डाइजेशन देख चुके हैं। डाइजेशन क्या कंप्लीट हुआ? नहीं। हमने मालूम किया था कि डाइजेशन में पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अभी तक पॉलीपेप्टाइड को ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स में तोड़ा गया, क्या उनको इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में तोड़ा गया? नहीं। इसके लिए फर्दर डाइजेशन करने के लिए कंटेंट्स को हमें कहां भेजना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन के अलावा हमने मालूम किया था कि क्या लिपिड्स का डाइजेशन हो सकता है स्टमक में? यस, ये काम कर सकता है गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन एक्टिविटी गैस्ट्रिक लाइपेज की बहुत कम हो जाती है क्योंकि स्टमक के अंदर आपके पास पीएच होता है एसिडिक। सिमिलरली लिपोलाइटिक के बाद हमारे पास नया वर्ड होता है अमाइलोलाइटिक। दैट मीन्स किस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, कार्ब्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। सी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना
बहुत मुश्किल होता है स्टमक में। क्यों? क्योंकि जब गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी वजह से आपके पास स्टमक में पीएच बहुत एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक के अंदर स्टमक से निकलने वाला गैस्ट्रिक अमाइलेज की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाती है। Hence we say inside the stomach गैस्ट्रिक अमाइलेज बनेगा तो सही, लेकिन एक्टिविटी बहुत ही कम दिखाएगा। यहां तक क्लियर? स्टमक के कंटेंट्स जो होते हैं, हम कहते हैं स्टमक कंटेंट्स जो होते हैं जब वो गैस्ट्रिक जूस के साथ बेसिकली मिक्स हुआ हुआ, स्टमक कंटेंट्स यानी गैस्ट्रिक जूस प्लस फूड, इनके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं और इस कॉमन वर्ड को हम टर्म करते हैं काइम। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जो काइम स्टमक में है उसमें पार्शियली डाइजेस्टेड क्या है? स्टमक में काइम में पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ डाइजेस्ट हुए थे? इन दी बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से कार्बोहाइड्रेट्स नीचे आए थे। हम आपको एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं कि जब एनसीईआरटी का फिगर मालूम लगा, एनसीईआरटी हमें बोलता है कि 30% ऑफ द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन द बक्कल कैविटी। दैट मींस 70% स्टार्च अभी बचा है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, पार्शियली और आई शुड से ऑलमोस्ट इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट, अभी डाइजेस्ट हुए नहीं है लिपिड्स, ये सब चीजें काइम का एक पार्ट है। और काइम को अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाना है। काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो उसको एक स्फिंक्टर के थ्रू पास करना है, और स्फिंक्टर को नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर काइम का मूवमेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन धीरे धीरे रेगुलेट करता है, धीरे धीरे अलाउ करता है कि स्टमक के कंटेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जाएंगे कहाँ पे? डुओडेनम के अंदर।